कुछ लोग देश और दुनिया के ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे डॉक्टर एपी सिंह ने निर्भया गैंगरेप के दोषियों का केस लड़के कोई अपराध कर दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने अपने सुप्रीम कोर्ट के जो 23 साल से मैं लाइफ टाइम मेंबर हूं, उसका हमने कर्तव्य का पालन किया है, वकालत के सिद्धांत का पालन किया है, वकील धर्म का निर्वाह किया। मेरी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं। हाँ, जो मेरी मांगे इस केस के दौरान उठ के आई हैं वो साफ हैं। जैसे महिला मंत्रालय है, महिला आयोग है, उसी तरह से पुरुष मंत्रालय, पुरुष आयोग होना चाहिए, पुरुष हेल्पलाइन होना चाहिए, पुरुष हेल्प डेस्क होना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान समानता का अधिकार देता है, इसलिए होना चाहिए। और मेरे सवाल क्या है? मेरे सवाल साफ हैं। क्या झूठे केस रेप के, दहेज हत्या के, डॉरी के, क्रुएल्टी के, डीबी एक्ट के दर्ज नहीं होते हैं? क्या वो झूठे केस दर्ज नहीं होते? उसमें महिलाएं भी प्रताड़ित नहीं होती हैं? क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने फांसी की सजा के खिलाफ आदेश नहीं किए हैं? फांसी की सजा खत्म करने की मांग नहीं कर रहे हैं? पूरी दुनिया में ये मांग नहीं उठ रही? क्या इस देश की झूठे नियम, कानून, सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न संत जो समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे थे, समाज को सुधारने का काम कर रहे थे, समाज को परिवर्तन करने का काम कर रहे थे, वो जेलों में नहीं है, जेल में नहीं उनको रखा जा रहा है इतने वर्षों से, जबकि वो निर्दोष हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उससे सेटिस्फाइड लोग नहीं है? आज भी असंतोष की भावना है, पुलिस की कार्रवाई डाउटफुल है। क्या ये सही नहीं है कि हर 8 मिनट में आत्महत्याओं का सिलसिला चल रहा है? क्या ये सत्य नहीं है कि जो व्यक्ति हमारी शरण में आया है, 4 माह के बच्चे को लेकर उसकी मां और उसकी सास आई हुई है, हमें उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत न्याय दिलाने के लिए नहीं करना चाहिए था? क्या हमें ये सोच के मना कर देना चाहिए कि उनके खिलाफ सिस्टम था, उनके खिलाफ सरकार थी, उनके खिलाफ केस में मीडिया खिलाफ था इस केस में, इसलिए हमें क्या मना कर देना चाहिए कि हमें उनकी कार्रवाई हम नहीं कर सकते हैं? क्या हमारी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई को हमें भूल जाना चाहिए? क्या हमने काला कोट, सफेद बैंड और काला गाउन इसीलिए पहना है कि हम न्याय न दिलाएं लोगों को, कि हम सरकार के दबाव में आ जाएं, हम अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर लें, अपने ऑफिस में आए व्यक्ति को बुला दें? हम क्या हम अपने परिवार के, जो राजशाही परिवार के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार होने के नाते जो हमारे कीर्तिमान, जो हमारे सिद्धांत, जो हमारे नैतिक सिद्धांत और नीति नियम हमारे परिवार ने, वंशजों ने बनाए हैं, क्या हम उनको भुला दें? हम उन पर ना चलें, हम उन पर अमल ना करें, हम समझौता कर लें दूसरे पक्ष के साथ, हम बिक जाएं, हम दूसरे पक्ष की सरकार की गोद में बैठ जाएं, हम अपने क्लाइंट का मजबूत तथ्य और सबूत और मजबूत पक्ष ना रखें, वकालत के नाम पर धब्बा लगा दें, विधि के नाम पर धब्बा लगा दें, बिकाऊ हो जाए? ऐसा नहीं है। सबको अपना फर्ज निभाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं राज्य सरकार के जो वकील रहे हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल साहब की टीम, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सिद्धार्थ लूथरा जी, और ये जितने भी, मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट थी सरकार की तरफ से, जो सरकार की तरफ से लंबी लिस्ट थी उसके आधार पर उनको भी ऐसा करना चाहिए था जिसमें उन्हें राज्य सरकार के अपने, क्योंकि आतंकवादी नहीं थे, ये देशद्रोही नहीं थे, देश के रहने वाले कम उम्र के नागरिक थे, जो मुलजिम थे, जो सुधर रहे थे, जेल में रह रहे थे, उनके जो केस लंबित थे उनके बारे में भी उन्हें कहना चाहिए था। चाहे पवन की जुवेनिलिटी का विषय था, चाहे पवन कुमार के सिर फाड़े जाने के 14 टांके का 308 का केस कड़कड़डूमा में दर्ज था, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ विनय का केस था, मर्सी याचिका को लेकर, चाहे अभिनंदन प्रताप पांडे का केस था जो पैसे ले लेके बयान देने को था, चाहे अक्षय की वाइफ का केस था, चाहे और दूसरे केस थे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जो केस पड़ा हुआ था, चाहे अंडर सेक्शन 432 और 433 सीआरपीसी के तहत ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहां से जो अपील पड़ी हुई थी उसका डिसीजन होना था। ये ऐसे विषय, उन पर सरकार के वकीलों को, जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब थे, उनको भी इस बात को कहना चाहिए था कि नहीं, इनका डिस्पोजल हो तब फांसी हो। फांसी इरिवर्सेबल है, फांसी में बैक गियर नहीं लगता, फांसी वापस नहीं होती। उन केसों का क्या होगा? उस सिद्धांतों का क्या होगा? राज्य के जो सिद्धांत बने हुए हैं उनका क्या होगा? क्या उनका सही से कर्तव्य पालन हुआ? नहीं हुआ किसी तरह से। ये चीज है। अक्षय के बच्चे को आप मिलवा नहीं पाए। अक्षय के बच्चे, 8 साल के बच्चे का क्या रोल है? उसको मिलवा नहीं पाए, जबकि उसकी
जो पत्नी, उसकी माँ जो वेस्ट कस्टोडियन थी, उसने झोली फैला के निर्भया की माँ के सामने अक्षय की जो बच्चे को लेके झोली फैला, जीवन दे दो, नहीं दिया। विनय की बहनों ने, विनय की अनमैरिड जो बहनें थी, माँ ने, पवन की अनमैरिड बहनें और माँ ने झोली फैला के भीख मांगी कि दया दे दो। ऐसा कोई माफ नहीं जिसको माफ नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई पाप है ही नहीं जिसको माफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि सरकार का सिस्टम अपना प्रश्न शिशु बना चुका था, अपनी मान मर्यादा को मान चुका था कि कैसे कैसे हमें अपने अगर फिर डेथ वारंट आगे चल गया, फिर डेथ वारंट आगे बढ़ गया तो मान मर्यादा खंडित हो जाएगी, मान मर्यादा कमजोर हो जाएगी। समस्या ये है जैसे जबर मारे और रोने न दे, और समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो समर्थ है उसे कोई दोष है नहीं, और जो जबर मारता है वो रोने भी नहीं देता है, और ये चीज चलती है। इस केस का सबसे बड़ा विषय क्या है जो आज दुनिया जानना चाह रही, जो सभी जानना चाह रहे, वो ये क्या है कि जब ये निर्भया गैंगरेप के दोषी हमसे आखिरी बार मुलाकात हुई, मैं नहीं समझ रहा था वो आखिरी बार मुलाकात होगी, लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था। जैसे प्रकृति को आज ये मंजूर है कि आपने फांसी तो दे दी अपनी मर्जी से, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस करते हुए जुडिशियल मर्डर तो कर दिया, सारे केस पेंडिंग होने के बाद भी कर दिया, लेकिन 16.5 साल के बच्चे को फांसी दे दी। विनय 19 साल का था, आपके रिकॉर्ड के मुताबिक उसको फांसी दे दी। लेकिन आज जो कोरोना फैला है, जब हम कह रहे थे कोरोना की वजह से फांसी को रोक दो, जब हम कह रहे थे दूषित हवा हो चुके सुप्रीम कोर्ट में, आप इस पर विचार कीजिए, आपने विचार नहीं किया। आज कोरोना पूरी दुनिया में फैल रहा है, आज लॉक्ड हो रहे हैं, घरों में बंद हो रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, सन्नाटा लगा हुआ है, जनता कर्फ्यू फैला पड़ा है, पूरी देश पूरी दुनिया में लगा हुआ है। प्रकृति के सिद्धांतों को मानिए, प्रकृति ने जो कहा उसको समझिए। आपने प्रकृति के विरुद्ध जो जीवन देता है वही जीवन लेता है, वो दिखा रहा है ऊपर वाला अलमाइटी पावर कि हमने जीवन दिया था, हम ही जीवन ले सकते हैं। आपने फैब्रिकेटेड एविडेंस और फैब्रिकेटेड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस के आधार पर उनको फांसी दे दी। उनकी आखिरी इच्छाएं क्या थी आज सब दुनिया जानना चाहती है। कई लोग पूछते हैं इस बात को। जब मुझे पवन मिला, आखिरी रूप में मिला, उसने कहा क्या मेरे कागजी सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट, ये मेरी उम्र, ये सब कुछ तथ्य जब मैं जेल में रखा गया तो सब कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देख रहा। क्या राष्ट्रपति महोदय भी नहीं देख रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देख रहा है? क्या मुझे फांसी दे दी जाएगी? क्या मुझे बनना पड़ेगा? क्या मेरा जेल की रिपोर्ट जो अच्छाई इतने दिन से हम कर रहे हैं नहीं होगी? मैंने कहा मुझे ऐसा ही लग रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुनना नहीं चाह रहा, हमारा प्रयास जारी है। उसने और लगभग इन तीनों ने इसी तरह से मैं विनय से मिला, विनय ने भी कहा कि हमारी 140 पेंटिंग बनी हुई है, इनका क्या होगा, ये कह देगा। मैंने कहा जो इच्छा हो तुम्हारी उनका वो करना, जिस तरह से हो उनको करना। उसकी भी अच्छी इच्छाएं भावनाएं थी, अक्षय की भी थी। अक्षय ने भी ये सब अपने बच्चे के बारे में, अपनी पत्नी को इतना टूट गया। अक्षय जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई टूटा इन सब दोषियों में से, मैं समझता हूं जो मैंने 7.25 साल से देखा है, सबसे ज्यादा अगर टूटा, सबसे ज्यादा अगर दिल से मरा, शरीर से मरा, आत्मा से मरा, दिमाग से मरा, मस्तिष्क से मरा, सोच से मरा, वो था अक्षय। क्योंकि आखिरी क्षणों में उसकी पत्नी भी उसको छोड़ चुकी थी और उसका बच्चा अनाथ हो चुका था, असहाय हो चुका था। उसे उसके बारे में चिंता थी, क्या होगा उस मेरे बच्चे का, कौन रखेगा, कौन क्या होगा, कहां होगा। वो पूछ रहा था क्या कोई उस बच्चे के लिए मदद कर सकता है, क्या कहीं कुछ हो सकता है उस बच्चे के लिए। वो तो जानता भी नहीं है कुछ, 8 साल का बच्चा क्या जानता है, कि वो कैसे जानेगा। अक्षय ने कहा कि उसे छुपा लेना बात, कोई आपसे पूछे तो उसे ये जानने मत देना कि उसके बाप को इसमें चक्कर में इसकी वजह से, इस केस की वजह से फांसी दे दी गई। क्या छुप सकती है बात, क्या छुपाई जा सकती है उसके बड़े होने तक। मैंने कहा तो वक्त बताएगा किस तरह से होगा। लेकिन तीनों की आखिरी बात, आखिरी इच्छा, आखिरी भावना जो मेरे से थी, मैं नहीं समझ रहा था वो आखिरी हो जाएगी, लेकिन वो आखिरी हो गई। वो उनके जीवन की आखिरी मुलाकात हो गई जब मैं उनकी इससे फांसी लगने से 2 दिन पहले मिला था तिहाड़ जेल में। उन्होंने कहा आपने बहुत मेहनत की है आपकी वजह से, क्योंकि वो देख रहे थे आपकी वजह से आपके और केस इफेक्ट कर जाते हैं, आप और केसों में टाइम नहीं दे पाते हैं। क्योंकि उनसे जेल में कहते थे कि डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं होता है, समय नहीं दे पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप और भी काम देखिए। उन्हें नहीं लगता था कि सरकार अब उनकी सुन पाएगी, क्योंकि जब राष्ट्रपति के यहां से दया याचिकाएं खारिज हुई तब उनको लगा कि अब ये उनकी आखिरी उम्मीद की कड़ी थी, जहां से उसे न्याय की उम्मीद थी, वो उनका आखिरी सितम था। क्यों? क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा विषय है,
देश के चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे संसद हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये याद रखना आप लोग कि यहाँ के संसद और राष्ट्रपति भवन और लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट के जो ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, जो हमारे आन मान और शान का प्रतीक है, वो तिरंगा हवा से नहीं लहराता है, वो हमारे देश के सैनिकों की बलिदान, त्याग, तपस्या से लहराता है। वो हमारे देश के नागरिकों के जो परिवार वाले शहीद हो जाते हैं सीमा पर, और सीमा से जो हवा आती है आन मान और शान की रक्षा करने की, उस हवा की वजह से लहराता है। और उस हवा को लहराने में देश के सब लोगों का योगदान था। और ये कोई देशद्रोही नहीं थे, ये आतंकवादी नहीं थे, ये देश के नागरिक थे, हमारे देश के लोग थे। तो ये सारे भाव हमने उन्हें बताए, आखिरी इच्छा के रूप में बताया हमने। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, जो लीगल रेमेडी है करेंगे। लेकिन उनके आखिरी शब्द यही थे कि आपने हमारे लिए बहुत काम किया, बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया, बहुत केस डाले, बहुत पिटीशन डाली, और आप आगे भी कर रहे हैं, आगे भी हमें बचाएंगे। लेकिन हमें नहीं लगता अब आगे क्या कुछ होगा। लेकिन उन्होंने कहा, तीनों की भावना थी एक, मुझे अच्छा क्या लगा, तीनों का एक ही विचार था, एक भाव था कि हम इस जन्म में आपका कर्ज नहीं उतार पाए, लेकिन अगले जन्म आएंगे, हम आएंगे और आपका कर्ज भी उतारेंगे, और जो आपने मेहनत की उसके फर्ज को भी उतारेंगे। और आपने जो हमारे साथ न्याय की लड़ाई, हमें बचाने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमें सुधारने के लिए, हमें परिवार से जोड़ने के लिए जो भी कार्य